हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। तो आइए जो है हम आज जो है एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार में। क्या पढ़ते हैं? कोशिका के प्रकार पढ़ते हैं। कोशिका के प्रकार में कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक और यहाँ पे हमने लिखा है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें अंतर भी पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर ये हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग जो है इसको यम यम IMP लगा लीजिएगा। पहले हम लेकिन पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्या नहीं होता? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो इसी के कारण, ठीक है, इसमें क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन, इनमें जो है क्रोमेटिन भी नहीं बनता। इसके कारण क्रोमेटिन क्या होता है, नहीं बनता, ठीक है। क्रोमेटिन जो होता है ये नहीं बनता। किसके कारण? क्रोमेटिन, भैया यहाँ पे मैं कह लेना, ठीक है। क्रोमेटिन नहीं बनता किसके कारण? हिस्टोन प्रोटीन के कारण जो है क्रोमेटिन इसमें नहीं बनता। उसके बाद है इसमें केवल DNA का, अगर हम बात करें, इसमें केवल DNA, ठीक है। इसमें जो होता है, अगर हम बात कर लें तो DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। यानी बात हम अगर करें तो प्रोकैरियोटिक में DNA का जो गुणसूत्र होता है, DNA का गुणसूत्र जो होता है वो किस रूप में पड़ा रहता है? एक DNA का सूत्र, यहाँ पे लिख लेना DNA का सूत्र, यहाँ पे लिख लेना सूत्र, DNA का सूत्र गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। फिर अगला आप लिखेंगे कि इनमें जो क्या होता है कि कोई आवरण घेरे नहीं रहता। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में कोई आवरण घेरे नहीं रहता, ठीक है। कहने का मतलब यह है इनमें कोई कवर नहीं होता, आवरण, ठीक है, नहीं होता, ठीक। इसमें आवरण कोई नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद है केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग भी नहीं होता इसमें। यानी प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक नाम का, क्या नाम का, केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग नहीं होता, ठीक है। कोई कोशिकांग नहीं होता किसमें? प्रोकैरियोटिक में कोई कोशिकांग नहीं होता। कोशिकांग का मतलब यहाँ हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर ने कोशिकांग लिख दिया। फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु, नीलहरे, शैवाल, इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा? जीवाणु, नीलहरे, शैवाल, ठीक है। नीलहरे शैवाल भी आएंगे किसमें? इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में, ठीक। इतना बात क्लियर हो गया। फिर हम समझ लेते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में जो होता है दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें दोहरी झिल्ली की आवरण होती है। क्या होता है? आवरण होता है, ठीक है। दोहरी झिल्ली का क्या होता है? इसमें आवरण होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया कि यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय में आ जाता है। किस में आता है? इसमें बहुकोशिकीय आएंगे और इसमें एक कोशिकीय आएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की जो ऊपर कवर होती है, ऊपर वाली कवर
वो जो होते मतलब दोहरी झिल्ली के रूप में होती है, मतलब उसमें डबल लेयर होते हैं, डबल परत होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। फिर आगे समझिएगा कि दोहरी झिल्ली का आवरण तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर एक लेयर और रहेगा, फिर इसी के रूप में एक लेयर और रहेगा, मतलब दोहरी झिल्ली के रूप में रहेगा, मतलब परतदार परत रहेगा, मतलब दो परत इसमें रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें केंद्रक आवरण जो होता है, क्या होता है, केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक आवरण से घिरा आवरण पाया जाता है। मतलब कि जो केंद्रक होते हैं, जैसे मान लीजिए केंद्रक है, केंद्रक के बाहर जो होता है, ठीक है, केंद्रक के बाद उस पर क्या होता है, एक केंद्रक का आवरण, आवरण मतलब समझते हो कवर जिसको बोलते हो, खोल, ठीक है, उसी को बोलते हैं आवरण, वही होता है। फिर उसके बाद है डीएनए व हिस्टोन, डीएनए, ठीक है, इसमें क्या होता है, डीएनए प्रोटीन, क्या होता है, डीएनए प्रोटीन, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन, क्या होगा, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, यानी कि डीएनए अगर जो होता है, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये कुछ बनाते हैं, इससे क्या बनते हैं, क्रोमेटिड बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रोमेटिड बनते हैं। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के जो कौन बनते हैं, क्रोमैटिड बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रोमैटिड बनते हैं। अब आपसे क्रोमैटिन भैया, क्रोमैटिन बनते हैं। अब आपसे पूछेगा कि क्रोमैटिन किसका बना होता है, तो आपका आंसर होगा डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का क्रोमैटिन बना होता है। क्रोमैटिन भैया, क्रोमैटिन क्या होता है, बना होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो है ये क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन प्लस क्रोमैटिन के साथ साथ इसमें केंद्रिका भी बनते हैं। कौन बनता है, केंद्रिका, केंद्रिका कौन बनता है भैया, इसमें केंद्रिका भी बनता है, किसके साथ साथ, क्रोमैटिन के साथ साथ, ठीक है। मतलब ये डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्रोमैटिन और केंद्रिका भी बनाते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, देख लेते हैं अंतर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसके अंतर के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप इस तरह से जो है हेडिंग डाल के लिखेंगे आप कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर, ठीक है। उसके बाद दो कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, एक तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद आप लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट जो जो बताऊंगा मैं। ठीक, अब चलिए दो कॉलम बना लीजिए। दो कॉलम बनाने के बाद जो है स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट क्या करें, देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी कोशिका भित्ति, पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि कोशिका भित्ति, इसमें जो होती है कोशिका भित्ति, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मतलब कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या होती हैं, ये बनी होती हैं, ठीक है। एक क्लियर होगा। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ये किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कौन, यूकैरियोटिक कोशिका। अब फिर हम समझते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट,
अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है? नहीं होता। यानी इस वाले में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इस वाले की बात अगर हम कर लें, इस वाले में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। प्लाज्मिक एक मिनट, सही है, प्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या होता है? नहीं होता। लेकिन इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर उसके बाद इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 70S प्रकार का होता है। इसमें 80S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 80S प्रकार का होता है। फिर अगला देख लेते हैं। अगला इसमें क्या कह रहा है कि इसमें गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, नहीं होता। लेकिन इसमें गाल्जी काय होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगले वाले में कि केंद्रक झिल्ली भी इसमें अनुपस्थित रहती है, यानी कि नहीं होती। इस वाले में होता है, केंद्रक झिल्ली उस वाले में होता है। फिर अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है इसमें, ठीक है, लाइसोसोम जो है इसमें नहीं होता। लाइसो रहे यहाँ पे भैया, सोम लाइसोसोम इसमें नहीं होता और इसमें होता है। लाइसोसोम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए। फिर और लिखना है इसमें दो चार क्या लिखना है कि इसमें केंद्रिका भी नहीं होता। क्या नहीं होता? केंद्रिका। इसमें केंद्रिका नहीं होता, लेकिन इसमें केंद्रिका होता है। कितना होता है? इसमें केंद्रिका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि केंद्रिका होता तो सही है, लेकिन इसमें कसा भी एक तंतु के होते हैं। कितने होते हैं? इसमें कसा भी जो होता है वो एक तंतु का होता है। किस वाले में? इस वाले में कसा भी जो होता है वो एक तंतु होते हैं इस वाले में, ठीक है। इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर अभी लिखते हैं अंतर, ठीक है। अभी अंतर ही लिख रहे हैं, बाकी आगे जो है अभी बताते हैं। केवल अंतर ही अभी चल रहा है। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं साथ में। हमने क्या कहा है कि इसमें क्या होता है? कसा भी एक तंतु होते हैं। क्या होते हैं? इस वाले में कसा भी जो होता है वो एक तंतु होता है, एक तंतु से बने होते हैं इसके कसाब। लेकिन इसके जो कसाब होते हैं वो 11 तंतु से बने होते हैं। किसके? 11 तंतु से बने होते हैं। किसके कसाबी? यूकैरियोटिक के कसाबी जो होते हैं 11 तंतु के बने होते हैं। अब इसमें श्वसन क्या होता है? श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली में होता है। किस वाले में? इस वाले में प्लाज्मा झिल्ली से होता है। यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। इसमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया इसमें होती है। श्वसन होता है। एक बात तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है इसमें लिंग प्रजनन नहीं होता। किसमें? इस वाले में लिंग प्रजनन नहीं होगा, यानी कि लिंग प्रजनन नहीं होता है। किस वाले में? प्रोकैरियोटिक में। इसमें लिंग का प्रजनन
नहीं होता। लेकिन इस वाले में लिंग प्रजनन होता है, किसमें? यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये बहुकोशिकीय है इसलिए इसमें लिंग प्रजनन होगा। फिर उसके बाद कोशिका का विभाजन इसमें अर्धसूत्री होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होते हैं? कोशिका बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें दोनों होते हैं, अर्ध और समसूत्री दोनों होते हैं, दोनों विभाजन होते हैं। ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक में। अब अगर हम बात कर लें कि इसकी साइज कितनी होती है, यानी इसका आकार कितना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो आकार होती है वो होता है 1 से 10 म्यूमीटर। ठीक है, 1 से 10 म्यूमीटर। अब समझते हो कि एक, ठीक है, 1 म्यूमीटर बराबर कितना होता है? 1 म्यूमीटर बराबर होता है 10 की घाते -6 मीटर, 10 की घाते 6 मीटर। ठीक है, ये होता है, लेकिन ये प्लस में होगा। ठीक है, अगर हम उसको मीटर में चेंज करेंगे तब। फिर उसके बाद है आपका ये आकार हो गया, लेकिन इसका आकार कितना होता है? इसके आकार की अगर हम बात करें तो 5 से 100 म्यूमीटर होता है। आकार की बात कर रहा हूँ, इसका भी आकार होता है, इसका आकार और इसका भी आकार। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ठीक है, अब हम समझते हैं कोशिका के मुख्य भाग। अब देखिए भैया, इसमें कोशिका के कितने कितने भाग होते हैं? तो इसमें 11 भाग हैं। कितने भाग हैं? कोशिका के 11 भाग हैं। ठीक है, तो हम इसको रब करें, फिर उसके बाद समझाएं कौन कौन से भाग इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब आपके पास हेडिंग पड़ेगी कोशिका के मुख्य भाग। क्या हेडिंग पड़ेगी? कोशिका के मुख्य भाग। अब कोशिका के मुख्य भाग में कितने जो है इसके भाग हैं? तो 11 भाग है। कितने हैं? 11 भाग हैं। कोशिका के कुल टोटल कितने भाग? 11 भाग। ठीक है, तो इन 11 भाग को हमको पढ़ना है एक एक करके। तो आइए देखते हैं। पहला कोशिका के, पहले बना लिएगा मेन पार्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल कोशिका का मुख्य भाग। अब कोशिका के मुख्य भाग मैंने कितना कहा है? 11 टोटल है। कितने हैं? 11 है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए, पहला इसमें आता है कोशिका झिल्ली। कौन आता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका तारक काय। तारक काय क्या होता है? तारक काय, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका, ठीक है,
अंतर द्रव्यी जालिका, जालिका, तद्रव्यी जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद आता है आपका राइबोसोम, इसकी इंग्लिश भी वही है राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद छठा हम देख लेते हैं। अब छठवां क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंग्लिश भी वही होगी माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद है सातवां आपका गाल्जी काय, क्या है गाल्जी काय, ठीक है। सातवां आपका क्या है गाल्जी काय, सातवां आपका क्या है गाल्जी काय, इसको बोलते हैं ग्लाई गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका आठवां होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, कौन होता है लाइसोसोम, जिसका इंग्लिश भी वही होता है लाइसोसोम होता है। फिर उसके बाद है नौवां आपका आ जाता है लवक, कौन आ जाता है लवक, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या है, ठीक है, लवक को प्लास्टिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद आता है दसवां। अब दसवां आपका क्या होगा ये भी देख लेते हैं, रसधानी, क्या होता है रसधानी, दसवां आपका क्या होगा रसधानी। अब इस रसधानी का यानी कि वैकुंठ बोलते हैं, वैकुलस। फिर उसके बाद 11वां आपका होगा केंद्रक, क्या होगा केंद्रक होगा, क्या होगा केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको आप न्यूक्लियस लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। इतने आपके 11 पार्ट होंगे। अब 11 में से हमको एक एक करके पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन, कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। तो आइए जो है इसको हम पढ़ लेते हैं कोशिका झिल्ली को, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली देखो भैया, हमको आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोशिका झिल्ली में, ठीक है, इसको आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। कोशिका के झिल्ली हो गए, कोशिका के कार्य भी पढ़ने हैं, ठीक। तो आइए पढ़ लेते हैं भैया कोशिका के झिल्ली, ठीक है। मेम्ब्रेन, अब उसके बाद है कोशिका झिल्ली, कौन भैया कोशिका झिल्ली। तो आइए देखिए भैया कोशिका झिल्ली के कितने नाम हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी 3 नाम इसके हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना क्लियर होगा। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसकी अगर हम बात कर लें, यहाँ पे ये होगा, ठीक। तो ये किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले जंतु में, किस में पाया जाता है जंतु में पाया जाता है, ठीक है। यह जो है बना किसका होता है, लिपिड और प्रोटीन का, किसका बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, किसका बना होता है लिपिड और प्रोटीन का कोशिका झिल्ली बना होता है, किसका बना होता है लिपिड और प्रोटीन का कोशिका झिल्ली बना होता है।
ठीक है। और इसमें कोशिका के सभी भागों में क्या होता है, झिल्ली रहता है। ये कोशिका के भागों में झिल्ली पूर्ण रूप से रहता है, यानी कि ये जो झिल्ली होता है, ठीक है, कोशिका के सभी भागों में झिल्ली रहता है ये, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या होगा, आगे जो होगा ये कैसा होता है, तो पतली, कैसे होती है, पतली मुलायम, कैसी होती है, पतली होती है और मुलायम होती है और लचीली भी होती है। कैसी होती है, पतली मुलायम और लचीली होती है। कैसी होती है, पतली मुलायम और लचीली होती है। इतनी क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो 60 से लेकर के 100, 60 से लेकर के 100 क्या एंगस्ट्रॉन, 60 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। किसकी, इस झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, 60 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन इसकी मोटाई होती है। फिर उसके बाद जो है इसको अगर हम बात करें किस सन में कोशिका झिल्ली कहा गया था, इसको ये भी देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली अगर जो कहा गया था, ठीक है, वो कौन सा सन था, तो वो सन था भैया 1855। 1855 में क्या हुआ था कि दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नेगल, क्या नाम था, सॉरी नेगली, नेगली और क्रैमर, ठीक है, क्रैमर थे, ठीक है, नेगली और क्रैमर। नेगली और क्रैमर ने क्या किया था, 1855 में इन्होंने कोशिका झिल्ली नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोशिका झिल्ली नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनको हम कहते थे क्या, प्लोवे, क्या कहते थे, प्लोवे। प्लोवे ने क्या किया था, इसका नाम प्लाज्मा क्या रखा था, प्लाज्मा लेमा रखा, प्लाज्मा लेमा रखा, क्या रखा, प्लाज्मा लेमा रखा, ठीक है। कौन, प्लोवे, ठीक है, अपने नाम पे ही प्लेमा रखा है उसने, ठीक है। फिर उसके बाद है ये अर्ध तरल होता है। कैसा होता है, ये अर्ध तरल होता है, मतलब ये अर्ध जो है उसमें तरल उसमें डूबे रहते हैं, अर्ध तरल होता है, ठीक है, ये आधा तरल टाइप होता है। फिर उसके बाद अगला क्या होगा कि ये अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है, मतलब इसे अर्धपारगम झिल्ली भी कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं इसके कार्य, क्या समझते हैं, कार्य। अब कार्य में क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं, पहले इसको हम रब करें। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कार्य, हेडिंग डालेंगे, ठीक है, हेडिंग डाल के आप लिखिएगा। हम पॉइंट करके लिख दिए तो आप पॉइंट करके मत लिखिएगा, हेडिंग डाल के आप लिखिएगा। जो जो चीज़ हम बताएं वैसे करके उसी के हिसाब से आप लिख लीजिएगा। चलिए कार्य को देख लेते हैं। अब कार्य में क्या होता है, कार्य फंक्शन, सबसे पहले क्या करता है, ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को आकार देता है। क्या देता है, कोशिका को आकार देता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका को आकार देता है। अब उसके बाद समझिए कि ये जो कोशिका झिल्ली होता है यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, ये झिल्ली की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली,
ठीक है, या झिल्ली की भांति कार्य करता है। ठीक है, अगला क्या होगा जब ये झिल्ली की भांति कार्य करेगा? इसमें क्या होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यानी क्या करता है, कोशिका झिल्ली जो होता है ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। जब ये यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा उसके बाद क्या होगा, इसमें जो अणु होते हैं अणुओं को बाहर निकलने और अंदर आने में भी एक करते हैं मदद। कौन? जो कोशिका झिल्ली होते हैं इसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस झिल्ली में। ठीक है, मतलब उसके अणु जो है इस पार आ सकें और इसके अणु उस पार जा सकें, तो उसको क्या कहते हैं, एक झिल्ली लगाया जाता है अर्धपारगम झिल्ली। यानी आप लिखेंगे कि अणुओं को आने तथा जाने में भी सहायक होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगला आप लिखेंगे कि जंतुओं, ठीक है, जंतु कोशिका जो होता है, जंतु कोशिका वो क्या होता है उसमें, तो जंतु कोशिका की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का होता है, तो सीलियम का होता है। किसका होता है, सीलियम का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सीलियम। किसका कार्य करता है, मतलब ये सीलियम का कार्य करता है। सीलियम किसका कार्य करता है, सॉरी सीलिया का। किसका कार्य करेगा, सीलिया का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, सीलिया का कार्य करता है। ठीक है, ये उसके बाद फिर है कि इसमें माइक्रो मिलाई, ठीक है, माइक्रो मिलाई का भी कार्य करता है। किसका कार्य करता है, माइक्रो मिलाई का भी कार्य करता है। ठीक है, तो बाकी आपका जो टॉपिक है यहीं पे ये समाप्त होता है। फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।